In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is the Puritan age, which starts from 1600 till 1660. Introduction of Puritan age, literature of the 17th century. Puritan age में जिस सेंचुरी के लिटरेचर को हमने डिस्कस करना है वो 17th सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का एंड है और 17th सेंचुरी का स्टार्ट है. Puritan age divided into two periods: the Puritan age, the age of Milton, which further divided by Jacobin and Caroline age. सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर देखेंगे इसका लिटरेचर के वाइज इसका बैकग्राउंड. सबसे पहले हम स्टार्ट करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं जैकोबिन एज का. जैकोबिन एज स्टार्ट होता है 1603 से 1625 तक. जैकोबिन एज स्टार्ट हुआ था तब से जब क्वीन एलिजाबेथन की किंगशिप जो थी उसकी ख़त्म हुई थी 1603 में. क्वीन एलिजाबेथन का कोई बेटा नहीं था, मीन्स उसके पास कोई अपने बच्चे नहीं थे. इस वजह से वो अपना तख्त था उसे किसी और को देना था. क्वीन ने अपने एक रिलेटिव जिसका नेम था जेम्स, जो कि स्कॉटलैंड का किंग था, वहाँ पे उसका नेम था जेम्स किंग सिक्स्थ, लेकिन उसको इसने इंग्लैंड में बुलवाया और अपने रिलेटिव को इसने अपनी सीट दी थी. जेम्स फर्स्ट आके बन गया था इंग्लैंड में, जबकि यही जेम्स जब स्कॉटलैंड में था तो इसका नेम था जेम्स किंग सिक्स्थ, लेकिन इंग्लैंड में आके इसका नेम चेंज हो गया, जेम्स फर्स्ट किंग बन गया था ये. और इसी वजह से इसको जैकोबिन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैटिन का रहने वाला था और लैटिन में जेम्स को बुलाया जाता है जैकोबिन. यही वजह है कि जेम्स किंग के एज को हम लोगों ने नेम दिया है जैकोबिन एज. हम स्टार्ट करते हैं कैरोलिन एज को. कैरोलिन एज का जो पीरियड है वो है 1625. कैरोलिन एज जो है ये शुरू होता है जेम्स फर्स्ट के बाद, 1625 से लेकर 1649 तक जाता है. कैरोलिन एज चार्ल्स फर्स्ट सन ऑफ जेम्स, मीन्स उसके जेम्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स फर्स्ट, और चार्ल्स को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है कैरोलिन. इस वजह से हमने जेम्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स फर्स्ट की जो एज था, उसका पीरियड ऑफ किंगशिप था, उसको नेम दिया है कैरोलिन एज. वर्क ऑफ प्यूरिटन एज डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हुए थे. आफ्टर डेथ ऑफ शेक्सपियर ड्रामा रैपिडली डिक्लाइन, मीन्स उसके इस एज के स्टार्ट होते ही ड्रामा जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया था. 17th सेंचुरी में जो लिटरेरी वर्क हुआ था वो था नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर, मीन्स उसके ड्रामे बहुत कम हो गए थे लिखने और चलने भी. रिलीजियस पोइट्री स्टार्ट हो गई थी और रिलीजियस पोइट्री में सबसे बड़ा नेम था जॉन ड्राइडन का, जिन्होंने जैकोबिन एज में अपना बहुत बड़ा, कैरोलिन एज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. किंग चार्ल्स, कैरोलिन एज. चार्ल्स फर्स्ट वाज नॉट गुड किंग, मीन्स ये गुड किंग नहीं था क्योंकि ये अपनी मर्जी चाहता था हुकूमत में. अगेंस्ट पार्लियामेंट मैरिड विद रोमन कैथोलिक, मीन्स की पार्लियामेंट के अगेंस्ट था. पार्लियामेंट में होते थे प्रोटेस्टेंट्स, उनके अगेंस्ट था ये, और इसने रोमन कैथोलिक से शादी कर ली थी. तो इसके व्यूज़ से साफ पता चल रहा था कि रोमन कैथोलिक को सपोर्ट करना चाहता है और ख़ुद अपने आप को किंग समझने में प्राइड फील करता था. यही वजह थी कि लोगों ने प्यूरिटन्स और दूसरे पार्लियामेंट के लोगों के साथ मिलकर इसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश की. फिर ये भाग गया था. जब ये भाग के वापस आया, फ्रांस चला गया था, लेकिन इसको वापस लाया गया और इसको कत्ल कर दिया गया. तभी जो चार्ल्स सेकंड है वो बहुत छोटा था उस टाइम, और चार्ल्स सेकंड जो था वो अपनी अम्मी के साथ, मीन्स अपनी मदर के साथ वो कंट्री छोड़ गया था. इंग्लैंड से वो फ्रांस चला गया था. चार्ल्स फर्स्ट किल्ड एंड चार्ल्स सेकंड एक्सिक्यूटेड, मीन्स के चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड से बिल्कुल निकाल देगा था कि वापस नहीं आ सकता. हमारा मेन टॉपिक था लिटरेचर का, इसलिए हम अब देखते हैं. तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था कि किस तरह से जेम्स फर्स्ट आया, फिर चार्ल्स फर्स्ट आया, फिर चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड जो कि निकाल दिया गया था. उसके आने के बाद नेक्स्ट रेस्टोरेशन पीरियड जो था वो स्टार्ट होता है. लिटरेचर इन प्यूरिटन एज हमारा मेन फोकस है इस पर. लिटरेचर में हम सबसे पहले देखेंगे राइटर्स जिन्होंने प्यूरिटन एज में अपना रोल प्ले किया. फ्रांसिस बेकन है, जॉन डन है, थॉमस ब्राउन एंड रॉबर्ट बर्टिंग. सबसे पहले हम वर्क देखेंगे फ्रांसिस बेकन का. फ्रांसिस बेकन का नेम जब भी आता है उसके लिए हम एसेस को लेके आते हैं, क्योंकि बेकन के एसेस बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिनमें ऑफ डेथ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ स्टडी, ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ फ्रेंडशिप, मीन्स उसके फ्रांसिस बेकन के एसेस बहुत फेमस थे. फेमस इन द स्टार्ट ऑफ प्यूरिटन एज. बेकन वो राइटर है जो लास्ट हमारे पास ईयर आता है उसमें भी इसका रोल था, लेकिन इसके एक चचा थे, रेनिसा में भी बेकन का रोल है, लेकिन इसके जो अंकल थे वो इससे बहुत ज़्यादा जेलस थे और ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था. लेकिन इस एज के स्टार्ट होते ही
इसके चचा की हुकूमत कम हो गई, मीन्स उसका रोल जो चचा का था या अंकल का था, फ्रांसिस बेकन पे कंट्रोल था, वो कम हो गया, जिसकी वजह से बेकन ने अपनी राइटिंग स्किल्स को दोबारा लिखना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड ऑफ काउंसलर बना दिया गया था इसको इसके स्टार्ट होते ही। और फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म। बेकन पे 1621 में एक ब्राइब लेने का आप कह सकते हैं कि एक किस्म का इस पर शक हुआ था कि ये ऐसे काम करते, जिसको अरेस्ट भी किया गया था किंग्स जेम्स के एज में। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, यही एसेस जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया ऑफ डेथ ऑफ ट्रुथ, ये एसेस इसके 3 वॉल्यूम्स हैं इन एसेस के। बेकन ने हमारे इंग्लिश लिटरेचर को प्यूरिटन एज में बहुत इनरिच्ड किया है अपने नॉलेज से। नेक्स्ट हमारे पास राइटर आते हैं जॉन ड्राइडन, वर्क इन बोथ एजेस। जॉन ड्राइडन ने रेनेसां एज में भी वर्क किया है और प्यूरिटन एज में भी वर्क किया है, लेकिन जो इनको ज़्यादा फेमिलरिटी मिली या ज़्यादा इनको जाना गया या अपनी पहचान बनाई, वो इन्होंने प्यूरिटन एज में बनाई है। और ये मेंबर थे मेटाफिजिकल पोइट्स का। मेटाफिजिकल पोइट्स हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे यही बात करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स वो होते थे जो कि रिलीजियस पोइट्स होते थे, ये ग्रुप था पोइट्स का। और जॉन डन का जो ज़्यादा कंसर्न था वो था कंसीट पर। कंसीट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और एक पोइट उसके बारे में लिख देता है। तो जॉन डन एक ऐसे ही पोइट थे जो उसके अनयूजुअल चीज़ों के बारे में ये लिखते थे। जैसे कि जॉन डन की एक लैंग्वेज है, एक लाइन है, प्यार ऐसी मकड़ी है जो ज़िंदगी की शराब में गिर गई है और जहरीली हो गई है। ये जॉन डन की लाइन्स है, मीन्स उसके इन चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते और वो अपनी पोइट्री में इस चीज़ को यूज़ करते थे। और इन्होंने कॉपी किया था एडमंड एंड जॉन ड्राइडन को। इन दोनों को अपने मीन्स के फॉलो करते थे अपनी राइटिंग्स में। इंग्लिश लिटरेचर को इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है। कंसीट एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जॉन ड्राइडन ने बहुत खूबसूरती से अपने लिटरेचर में इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट राइटर हमारे पास है थॉमस ब्राउन, इन्वॉल्व इन साइंस। ब्राउन को साइंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, थियोलॉजी पे, साइंस पे, मेटाफिजिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इनके बारे में वर्जीनिया वोल्फ जो कि बहुत फेमस राइटर है, उन्हें 1990 में इनके बारे में उन्होंने 2 अपने एसेस लिखे थे, जिसमें इन्होंने थॉमस ब्राउन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और 1923 में इन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि थॉमस ब्राउन के नावल्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि थॉमस ब्राउन के जो नावल्स थे वो ज़्यादा नायाब थे। वो कहते सिर्फ कुछ लोग ही हैं जिनके पास ये अहलियत है कि वो थॉमस ब्राउन के नावल्स पढ़ें, और वो लोग इस दुनिया में इस तरह से जैसे आटे में नमक होता है। थॉमस ब्राउन के बाद हम पढ़ते हैं सिविल वार स्टार्ट हो गई थी। सिविल वार हुई थी किंग चार्ल्स के दरमियान और प्यूरिटन्स के दरमियान। जेम्स उस टाइम तक मर चुका था और वो अपनी आप कह लें कि अपनी किंगशिप अपने बेटे चार्ल्स फर्स्ट की फ़ाइट हुई थी प्यूरिटन्स के साथ। और जो सपोर्टर्स थे चार्ल्स के, उनको हम कहते हैं कैविलियर कहते हैं उनको। और कैविलियर पोइट्स थे। दे सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट इन देयर पोइट्री, मीन्स पोइट अपनी पोइम्स के ज़रिए कैविलियर जो ग्रुप था पोइट्स का, वो सिविल वार में किंग चार्ल्स को सपोर्ट करता था। कैविलियर्स कौन थे, ये अलग से डेफिनेशन थोड़ी सी हमने की है इनकी। ये सपोर्ट करते थे चार्ल्स को, और कैविलियर्स को सन ऑफ बेन जॉनसन भी कहा जाता है। बेन जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर में वो पोइट थे जिन्होंने म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया था, मीन्स के अपने पोइम से म्यूज़िक को लेके आए थे ये। तो म्यूज़िकल पोइट्रीज़ की थी इन्होंने लाइट मैनर में, मीन्स थोड़ा सा जोक भी होता था, सब लोगों को खुश करने के लिए कैविलियर्स मीन्स के पोइम्स लिखते थे। इनमें थे रिचर्ड लवलेस है, सकलिंग है, कार्वी है, हैरिक है, ये 4-5 नेम्स दिए गए हैं हमारे पास कैविलियर पोइट्स के या कैविलियर मेंबर्स के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो रिलीजियस पोइट्री करते थे। सारी बात है, जब रिलीजियस पोइट्री करते हैं सो दे आर वेरी सीरियस पोइट्स, और वो हंसी मजाक वगैरह भी नहीं करते थे। उनका पर्पज़ होता था वो कुछ ना कुछ देते थे पढ़ने वालों को। सब मेटाफिजिकल पोइट्स के नेम दिए गए हैं। जॉन डन भी है, हैरिक है, थॉमस क्रिव है, रिचर्ड है, हेनरी है, वैग, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, ये कुछ नेम्स हमारे पास मेटाफिजिकल पोइट्स के। ओलिवर क्रॉमवेल स्टार्ट हुआ था जब किंग ऑफ प्यूरिटन्स, इस फाइट में जो सिविल वार हुई थी इसमें किंग चार्ल्स को शिकस्त हो गई थी। किंग चार्ल्स को जब डिफीट हुआ तो ओलिवर क्रॉमवेल आया था इसमें इंग्लैंड में एज ए किंग। तो ओलिवर क्रॉमवेल किंग चार्ल्स के बाद आने वाला किंग है प्यूरिटन्स की तरफ से, क्योंकि ये खुद प्यूरिटन्स था तो इस वजह से इसने
आते ही मोनार्की को ख़त्म कर दिया था और प्यूरिटनिज्म को लागू कर दिया था। ओलिवर क्रॉमवेल का जो एज है वो बहुत शॉर्ट है। इंग्लैंड अंडर प्यूरिटन्स, क्रॉमवेल के आते ही इंग्लैंड में प्यूरिटन्स का राज हो गया था। प्यूरिटन के राज में जो पोइट्स आए अब उनको डिस्कस करते हैं। जॉन मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन पोइट थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1608। लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने अपना मीन्स के क्लासिकल वर्क जो था इनका वो लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज में है और इन्होंने फॉलो किया था सिडनी एंड स्पेंसर्स को। जॉन मिल्टन इन दोनों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनके स्टाइल को कॉपी करते थे। वर्क ऑफ मिल्टन, मोनार्की रिस्टोर्ड हो चुकी थी उस टाइम तक जब ओलिवर क्रॉमवेल प्यूरिटन एज में मोनार्की रिस्टोर्ड हो गई थी। आफ्टर ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंड हो गए थे ये अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और इस बुक की पब्लिकेशन के 4 साल, तकरीबन 4 साल का 4 ईयर्स के पीरियड के बाद जॉन मिल्टन ने बुक लिखी थी पैराडाइज रीगेन्ड। और सबसे अहम बात जो थी मिल्टन के वर्क की, इसमें एक नेचर थी, मीन्स उसके नेचर के बारे में भी मिल्टन ने लिखा है और उस टाइम तक मोनार्की आ चुकी थी इंग्लैंड में वापस। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन बनियान। जॉन बनियान जो थी बनिया, वो प्यूरिटन थे वो भी और इंग्लिश सिविल वॉर में ये इन्वॉल्व थे। मीन्स इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी इनके दौर में और इनके बारे में ये था कि इन्होंने इलीगल रिलीजियस रखते थे, इनके बारे में ये कहा जाता है। इस वजह से इनको 12 साल के लिए कैद में डाला गया था और उन ईयर्स में इन्होंने एक बुक लिखी थी या आप कह सकते हैं कि एक वर्क किया था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किया था वर्क। ये बेसिकली लैटिन के थे लेकिन इनको लैटिन लैंग्वेज नहीं आती थी, इस वजह से इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना वर्क किया था। और इनकी बुक इनके जेल से रिहा होने के बावजूद इन्होंने 6 ईयर्स तक उसको पब्लिश नहीं करवाया था, बल्कि उन्होंने एक एलोगरी जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये अपनी जेल से आने के 6 साल बाद इन्होंने पब्लिश करवाया और इस वर्क को वर्ल्ड्स बेस्ट एलोगेरिक वर्क कहा जाता है क्योंकि आज तक इनके जैसे एलोगरीज किसी ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट चार्ल्स सेकंड के बारे में हम पढ़ते हैं और यहीं पे हम अपना प्यूरिटन एज लास्ट होता है कि चार्ल्स सेकंड के आने के बाद तो रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था ना। इन 1606 में चार्ल्स किंग रिटर्न टू इंग्लैंड। जब से हम बात कर रहे हैं मिल्टन के वर्क से कि मोनार्की आ चुकी है, तो ओलिवर क्रॉमवेल का जो किंग था मीन्स उसका पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। मोनार्की तब आई थी जब चार्ल्स सेकंड को वापस लेके आया गया था क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल के नेक्स्ट जनरेशन थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो इंग्लैंड का सिस्टम चला सकती। इस वजह से चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को वापस लेके आया गया था इंग्लैंड में और मोनार्की रिस्टोर्ड हो गई थी, थिएटर्स ओपन हो गए थे और थिएटर्स की रीओपनिंग हुई थी 1606 में। और थिएटर की ओपनिंग के साथ ही जॉन ड्राइडेन का एक ड्रामा था मैरिज एला मोड प्ले परफॉर्म किया गया था और एफ्रा बहन का एक था द रोवर जो कि बहुत फेमस था और ये बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट थी। इनके 1606 के थिएटर के साथ ही थिएटर्स के ओपन होने के साथ ही इन दोनों ड्रामास और प्लेस को स्टेज पे परफॉर्म किया गया था जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही थी क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल के आते ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। चार्ल्स सेकंड के आते ही मोनार्की रिस्टोर्ड हुई, थिएटर्स ओपन हुए, दोबारा से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्यूरिटन एज।